देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि देश के युवाओं को भारत देश का हज़ारों साल का सच्चा इतिहास पता चले और आरएसएस का भी इतिहास पता चले। ये एक ऐतिहासिक बात है कि भारत का तिरंगा जब बनाया गया और देश की आज़ादी के बाद लहराया गया तो आरएसएस ने उसको स्वीकार नहीं कहा और आरएसएस ने कहा कि देश का हिंदू इस झंडे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो आज जब हम तिरंगा के नीचे ऐसी शाखाएं लगाएंगे तो युवाओं को बताएंगे कि क्यों 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा लहराया नहीं गया, आरएसएस की क्या भूमिका थी देश की आज़ादी के आंदोलन के अंदर, क्यों आरएसएस ने 3 राज्यों के अंदर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई। तो ये देश के सच जो है लोगों के सामने लाना ज़रूरी है और देश में अच्छे नागरिक और अच्छे देशवासी बनाना बहुत ज़रूरी है। सर, तिरंगा शाखाओं के जरिए आप लोग राष्ट्रवाद करने की योजना है। देखिए, असली राष्ट्रवाद है हम देश के युवाओं को, क्योंकि देखिए देश का युवा आज जो व्हाट्सएप पे आता है उसको सच मानता है। देश के युवा को बताना है कि असली राष्ट्रवाद कौन है, वो लोग कौन हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश को आज़ादी दिलाई, वो लोग कौन हैं जो इस तिरंगे के लिए जिन्होंने जान दी, जिन्होंने उनके लिए कुर्बानी दी, और वो लोग कौन हैं जो इस तिरंगे का हमेशा से अपमान करते रहे। वैसे सर, बीजेपी के बाद दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है जो किसी भी राज्य में चुनाव के लिए हरदम रेडी मोड में दिखती है। अरविंद केजरीवाल साहब ने ट्वीट किया है कि क्या बीजेपी अगले हफ्ते गुजरात चुनाव की घोषणा करने जा रही है। देखिए, कल भाजपा के और केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व की मंत्रणा चली है और गुजरात के अंदर ये बहुत चर्चा है कि भाजपा नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर अपने पैर पसारे, क्योंकि अब पंजाब के चुनाव से आम आदमी पार्टी फ्री हुई है और गुजरात के अंदर हमारी जो शिरकत है, हमारी जो मूवमेंट है वो बढ़ी है। तो हमें पता चला है कि बीजेपी के लोग इससे काफ़ी घबराए हुए हैं और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है चुनाव करा लिए जाए, वरना बीजेपी को जो है गुजरात में खासा नुकसान हो सकता है। दूसरा सर, कोई ऐसा सूबा नहीं है, राज्य नहीं है जहां आम आदमी पार्टी अब चुनाव मैदान में नहीं होती है। महाराष्ट्र की बात की जाए, वहां मनसे प्रमुख राज ठाकरे फिर सक्रिय हैं। कल 1 तारीख को वो औरंगाबाद में रैली करेंगे। मुद्दा वही है, लाउड स्पीकर, मस्जिद और अजान। देखिए, राज ठाकरे को महाराष्ट्र की पब्लिक ने बार बार रिजेक्ट किया है और उनकी राजनीति को भी पब्लिक ने रिजेक्ट किया है। अब वो राष्ट्रीय न्यूज़ के अंदर, मीडिया के अंदर रिलेवेंस ढूंढ रहे हैं और कोई ना कोई इस तरीके का काम वो भी करेंगे और जो उन्हीं की तरीके के मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं वो भी करेंगे, ताकि वो मीडिया के अंदर जगह बना सकें। लेकिन इसी बीच पीसी जॉर्ज हैं, जो पहले कांग्रेस के नेता थे, अब कांग्रेस में नहीं है, कई टर्म के विधायक हैं केरला के। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों द्वारा जो रेस्तरां संचालित किया जा रहा है उसमें चाय में ऐसे ड्रॉप्स मिलाए जा रहे हैं जो नपुंसकता को बढ़ावा देता है। देखिए, मुस्लिमों के ऊपर तो आरोप ये लगता रहा है कि वे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुस्लिम रेस्टोरों के अंदर वो अपने मुस्लिम युवाओं को इस तरीके की चाय पिलाएंगे, या कोई भी, मैं तो कहता हूँ कि कोई भी रेस्टोरेंट मालिक या कोई भी काम करने वाला आदमी इस तरीके का काम करेगा। ये बात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि कोई एक आदमी नहीं है जिसके रेस्टोरेंट हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं जो रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, हज़ारों लाखों कारीगर उसके अंदर काम करते हैं। तो इस तरीके की बात मानने योग्य नहीं है, बट क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं और पुराने विधायक हैं, कांग्रेस इसके ऊपर जांच कराए। दूसरा ये सर, 21वीं सदी का भारत है, कई मुद्दे सोसाइटी में रिफॉर्म जरूरी होता है समय के हिसाब से, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि मुस्लिम समाज के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, मुस्लिम कट्टरपंथी और हिंदू कट्टरपंथी, ये दोनों ही समाज के लिए परेशानी है, दोनों ही समाज के लिए मुसीबत है। असदुद्दीन ओवैसी हो इस तरफ या इस तरफ भाजपा हो और राज ठाकरे हो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये इस तरीके का कट्टरवाद अपने धर्म में फैलाते हैं ताकि दोनों धर्मों के बीच में नफरत हो। इनकी बहस में ये दोनों ही शामिल होते हैं और कोई समझदार आदमी इनकी बहस में शामिल नहीं होना चाहता। और ये आज से नहीं, आज़ादी से पहले से हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग एक दूसरे के पूरक थे और आज़ादी के बाद
ये जो कट्टरपंथी हैं हिंदुओं में और मुसलमानों में एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। दूसरा सवाल सर ये है कि राजधानी में आपकी सरकार है, यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस को लेकर इसके पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा है, राहुल गांधी मानेंगे या खुद को मानेंगे? देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कई बार मैंने उनके बयान सुने जिसके अंदर देश की केंद्र सरकार का वो मजाक उड़ाते थे कि कोयला तक जो है वो कम पड़ जाता है। और आज जब देश के अंदर कोयले की कमी है और 16 राज्यों के अंदर बिजली का क्राइसिस है तो केंद्र सरकार ये सारी की सारी जो जिम्मेवारी है वो राज्यों पे डाल रही है। मुझे लग रहा है कि इस तरीके की दोहरी नीति सही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को दूसरी बार इतना बड़ा मैंडेट मिला है और ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि अगर कोयले का प्रबंधन भी केंद्र सरकार ठीक नहीं कर रही तो स्मार्ट सिटी का आइडिया तो फेल हो जाएगा। आप स्मार्ट सिटी में 24 घंटे बिजली तो दूर, आप कोयला ही नहीं दे पा रहे हैं लोगों के यहाँ। मुझे कल हरियाणा के अंदर कोई बता रहा था, हरियाणा और यूपी में ये हाल है कि आधा घंटा बिजली आती है फिर 1 घंटा बिजली जाती है और लोग कह रहे हैं कि साहब हमें 4 घंटे की बिजली दे दो लगातार 24 घंटे में, कम से कम हम सो तो जाएं। तो इतना बुरा हाल है भाजपा के राज्यों के अंदर। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसको सीरियसली इसके ऊपर सोचना चाहिए। एक सवाल सर और है, खरगोश को लेकर कंप्लीट कर्फ्यू रहेगा, लोगों को ईद पर घर में ही नमाज अदा करना होगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो मेंटेन रहे। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। देखिए, मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि किसी भी राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और त्यौहार मन सकें। अगर हम ईद पर, दिवाली पर, होली पर ये कह के कर्फ्यू लगा देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो आप सोचिए लोग दिवाली कैसे मनाएंगे, लोग होली कैसे मनाएंगे, लोग गुरपर्व पे गुरुद्वारे कैसे जाएंगे। ये मुझे लगता है कि एक सरकार की नाकामी है कि एक राज्य सरकार इस कदर फेल हो चुकी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए देश के त्योहारों के ऊपर पाबंदी लगा रही है।